हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैथ्स जोन के यूट्यूब चैनल में आपका फिर से स्वागत है। जैसा कि आपको पता है, आज है 26 जनवरी और आज से हम नई शुरुआत करने वाले हैं। और ये नई शुरुआत है आरपीएससी सेकंड गेट से रिलेटेड मैथ सब्जेक्ट के अंदर जितना भी हमारे पास टोटल सिलेबस होगा, चाहे वो स्कूल लेवल का हो, चाहे कॉलेज लेवल का या शिक्षण विद्या, इसका पूरा कोर्स आपको निःशुल्क यूट्यूब चैनल पर उपलब्ध होगा। साथ में ही हमारे टेलीग्राम ग्रुप के अंदर मैथ्स के साथ साथ फर्स्ट पेपर से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर्स और नोट्स भी उपलब्ध है। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिए, बेल आइकन को भी हिट कर लीजिए। इसी के साथ हमारे टेलीग्राम ग्रुप के साथ में भी आप जुड़ जाइए। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। हमारा फर्स्ट टॉपिक है सम्मिश्र संख्या। तो सम्मिश्र संख्या क्या होती है, इससे पहले आपने वास्तविक संख्या के बारे में पढ़ा होगा। हम बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट चलेंगे, फालतू का टाइम वेस्ट नहीं करेंगे ताकि ये वीडियो लंबा नहीं हो और आपको कम समय में ज्यादा क्वेश्चंस और ज्यादा टॉपिक्स मिल सके। तो वास्तविक संख्या आपको पता होती है, वास्तविक संख्या में क्या क्या होता है। वास्तविक संख्या में प्राकृत संख्या होती है, प्राकृत संख्या के साथ साथ में पूर्ण संख्या भी होती है, पूर्ण संख्या, और उसके साथ में हमारे पास पूर्णांक, उसके साथ परिमेय और अपरिमेय, ये सभी संख्याएं मिलकर क्या बनाती है, वास्तविक संख्या बनाती है। लेकिन ये तो हमें पता है, हमें ये भी पता होना चाहिए कि काल्पनिक संख्या क्या होती है। काल्पनिक संख्या, इमेजिनरी नंबर, काल्पनिक संख्या क्या होती है वो भी हमें पता होना चाहिए। तो काल्पनिक संख्या क्या होती है, ऋणात्मक संख्याओं का वर्गमूल। ऋणात्मक संख्याओं का क्या होता है, वर्गमूल। उन्हें हम क्या बोलते हैं, काल्पनिक संख्या बोलते हैं। जैसे कि अंडर में -7, अंडर में -100, ये सभी क्या है, ये सभी क्या है, काल्पनिक संख्याएं हैं। ठीक है, इसके आगे चलते हैं। अब हमारे पास की काल्पनिक संख्या में क्या क्या पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है वो हम देख लेते हैं। काल्पनिक संख्या के लिए आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स याद रखने हैं। जैसे कि सबसे पहले कि अंडर -1 को किस प्रकार से लिखा जाता है, आयोटा से लिखा जाता है। इसे हम क्या बोलते हैं, आयोटा बोलते हैं, याद रखिएगा। फिर आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, आयोटा क्यूब की वैल्यू माइनस आयोटा। ये बिल्कुल बेसिक पॉइंट्स है। आयोटा की पावर 4 ये आपको भी पता होंगे, 1 होता है। ये कैसे होता है वो भी अपन देख लेते हैं कि आयोटा स्क्वायर है, इसका मतलब आयोटा स्क्वायर का मतलब क्या होगा, अंडर -1 इंटू अंडर -1, अंडर -1 इंटू अंडर -1 क्या होगा, ठीक है, -1 ही होगा, -1 होगा। आयोटा क्यूब को मैं लिख सकता हूं आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा, तो ये हो जाएगा -1 इंटू आयोटा, तो आपके पास माइनस आयोटा आ रहा है। आयोटा की घात 4 को हम क्या लिख सकते हैं, आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा स्क्वायर, तो ये हो जाएगा -1 इंटू -1, जो कि 1 होता है। तो ये मैं 4 पॉइंट्स है, इसी के आधार पर अपन बाकी के पॉइंट्स बनाएंगे और याद रखेंगे। तो देखते हैं अगला पॉइंट क्या है। अगर आयोटा की घात 4n आती है तो उसका मान होता है 1। आयोटा की घात 4n प्लस 1 तो वो होता है आयोटा। आयोटा की घात 4n प्लस 2 वो होता है -1, और आयोटा की घात 4n प्लस 3 ये हो जाएगा आपके पास माइनस आयोटा। तो ये फॉर्म याद रखनी है। और यहां पर n क्या है वो भी आपको याद रखना है कि n यहां पर होता है आपके पास पूर्णांक। n क्या होता है आपके पास, पूर्णांक, याद रखिएगा। z होता है पूर्णांक, कैपिटल Z को पूर्णांक से बताते हैं, ध्यान रखिएगा, ये चीज याद रखिएगा। कैपिटल Z हमेशा क्या होता है, पूर्णांक होता है, और स्मॉल z को हम सम्मिश्र संख्या से प्रदर्शित करते हैं। तो ये आपके पास आ गया है। अब आप सीधा सा कोई भी आयोटा का मान आता है, जैसे आयोटा की घात आ गई आपके पास 17, तो आप डायरेक्ट मान निकाल सकते हैं। ठीक है, देखिएगा कैसे निकालेंगे। 4 का भाग दीजिए, 4 चौक 16 होता है और 1 शेषफल बच गया। जब 1 शेषफल बचता है तो आपको सीधा याद रखना क्या आता है, आयोटा आता है। क्या आता है, आयोटा। तो आपको डायरेक्ट एमसीक्यू क्वेश्चंस करने हैं, ना कि आपको सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस करने हैं। तो आपको डायरेक्ट शॉर्ट ट्रिक्स याद रखनी पड़ेगी, ज्यादा से ज्यादा फॉर्मूले, ज्यादा से ज्यादा पॉइंट याद रखने पड़ेंगे, तभी आप कम टाइम में ज्यादा क्वेश्चंस कर पाएंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। ठीक है, तो ये 4 पॉइंट्स है आपके पास। और यहाँ पे आप याद रखिएगा n क्या होता है, सदैव पूर्णांक होता है। n का मान धनात्मक ऋणात्मक भी हो सकता है।
अगला पॉइंट है धनात्मक घात और ऋणात्मक घात। तो आपको बिल्कुल छोटा सा और डायरेक्ट पॉइंट याद रखना है कि धनात्मक मतलब क्या है और ऋणात्मक का मतलब यहाँ पे क्या ले रहा है। अगर आयोटा की घात हमारे पास 4 आती है तो हमारे पास आंसर क्या आता है, 1 आता है। आयोटा की घात 3 आने पर हमारे पास माइनस आयोटा आता है। आयोटा की घात 2 आने पर माइनस का 1 आता है और आयोटा की घात 1 आने पर हमारे पास आयोटा आता है। लेकिन जब हम घात ऋणात्मक की बात करते हैं, तो आयोटा की घात -4 भी 1 ही होता है, लेकिन आयोटा की घात -3 यहां पर आयोटा होता है। आयोटा की घात 2 -1 ही होता है, लेकिन आयोटा की घात -1 माइनस आयोटा होता है। तो कुल मिला के आपको ये याद रखना है कि आयोटा की घात -3 आती है और आयोटा की घात -1 आती है। तो यहां पर ये आपको 2 पॉइंट्स याद रखने हैं, ये एक दूसरे के उल्टे होते हैं जब घात ऋणात्मक आ जाती है। फॉर एग्जांपल्स देखते हैं, जैसे आयोटा की घात मैंने लिया -16, तो मैं इसको क्या लिखूंगा, इसके अंदर 4 का भाग जा रहा है पूरा, तो इसको मैं सीधा आंसर लिखूंगा 1। आयोटा की घात हमारे पास आ गई जैसे -17, यहां -21 ले लिया, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं, आयोटा की घात यहां पे लिख सकते हैं अपन, यहां पे लिख देते हैं -4 × 5, ठीक है, -4 × 5, 5 और 20 होता है और माइनस का 21 होता है। तो यहां पर क्या बच रहा है, यहां पे बच रहा है -1। आयोटा की घात -1, आपको याद नहीं रहता तो सिंपल सा लिखिए, आयोटा क्या होता है, आयोटा की घात 1 क्या होती है, आयोटा होती है। तो आयोटा की घात -1 क्या होगी, माइनस आयोटा होगी। तो आंसर क्या आएगा, माइनस आयोटा। आपको डिवाइड में भेजकर पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ये चीज याद रखिएगा। आपको ये जो नोट्स है आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएंगे और वहां पर आपको एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चंस भी मिलते हैं। अपने फ्रेंड्स के साथ ये ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा और उस टेलीग्राम ग्रुप में ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स को भी जोड़िएगा। आगे चलते हैं और देखते हैं सम्मिश्र संख्या आखिर क्या होती है। तो सम्मिश्र संख्या क्या होती है वो अपन बात करते हैं। तो सम्मिश्र संख्या हमेशा याद रखिएगा, सम्मिश्र संख्या कॉम्प्लेक्स नंबर, सम्मिश्र संख्या में वास्तविक संख्या भी होती है, याद रखिएगा, वास्तविक संख्या भी होती है और काल्पनिक संख्या भी होती है, काल्पनिक संख्या भी होती है। अब सम्मिश्र संख्या को किस रूप से लिखा जाता है, z बराबर a प्लस आयोटा b से लिखा जाता है, z बराबर a प्लस आयोटा b से लिखा जाता है, जहां पर a और b दोनों ही वास्तविक होते हैं। ये याद रखिएगा, ये दोनों ही क्या होती है, वास्तविक संख्या होती है, वास्तविक संख्या। b भी क्या होगी, वास्तविक संख्या, जहां पर a और b दोनों ही क्या होती हैं, वास्तविक संख्या होती है। एक चीज याद रखनी है आपको। फिर आगे चलते हैं और देखते हैं कि 3 + 4 आयोटा है और इसके अंदर हमारे पास क्वेश्चन पूछा जाता है रियल z, यानी z का वास्तविक भाग क्या है, 3 है। अगर इमेजिनरी भाग की बात करता है, काल्पनिक भाग की करता है तो 4 है। कई बार बच्चे 4 आयोटा भी लिख देते हैं जो कि रॉन्ग है। तो ये चीज याद रखनी है, रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट किस रूप से लिखा जाता है, ठीक है। अब आगे चलते हैं और बात करते हैं कि जो z है वो हमारे पास a प्लस आयोटा b के रूप में लिखा जाता है, सम्मिश्र संख्या लिखी जाती है। तो अगर मैं इसको सम्मिश्र संख्या को समूचे के रूप में लिखूं, सम्मिश्र संख्या को किसके रूप में लिखूं, समूचे के रूप में, तो हम किस प्रकार से लिखेंगे। हो सकता है कि मेरी स्पीड आपको थोड़ी ज्यादा तेज लगे, लेकिन हमें कम समय में ज्यादा से ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पढ़ने हैं। मैं चाहूं तो एक एक पॉइंट धीरे धीरे करवा सकता हूं। कई टीचर्स वॉच टाइम के लिए ऐसा करते हैं। अपन सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं तो आपको बेसिक पॉइंट्स क्लियर होंगे, इसलिए मैं थोड़ा स्पीड से बढ़ा रहा हूं। अगर किसी को स्पीड ज्यादा लगती है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, अगले वीडियो से अपन स्पीड कम कर लेंगे। z बराबर a प्लस आयोटा b, ये तो इसका सामान्य रूप है। अगर मैं इसको समूचे के रूप में लिखना चाहता हूं, किसके रूप में, समूचे के रूप में, तो मैं किस प्रकार से लिखूंगा, समूचे के रूप में आप किस प्रकार से लिखेंगे, देखिएगा, c बराबर x प्लस आयोटा y, ये भी लिख सकते हैं, सच डेट इस प्रकार से है कि x, y बिलोंग्स टू r। आप इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। आप इस प्रकार से भी लिख सकते हैं कि x, y सच डेट x, y बिलोंग्स टू r।
ये दोनों ही सम्मिश्र संख्या को लिखने के लिए प्रयोग में आते हैं। यहां पर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बनता है, वो भी देखेंगे। तो चलिए देखते हैं आगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हमारे पास क्वेश्चन आ गया कि निम्न में से कौन सी संख्या सम्मिश्र संख्या है? सम्मिश्र संख्या है। ए, हमारे पास ए लिख दिया मैंने -√3,4। बी 3, अंडर में -4। सी -√3 और डी हमने लिख दिया 3,4। तो अब यहां पर क्वेश्चन ने बोला है निम्न में से कौन सी संख्या सम्मिश्र संख्या है। तो अगर आपको पता है कि सम्मिश्र संख्या को समुच्चय के रूप में किस प्रकार से लिखा जाता है, इन दोनों प्रकार से लिखा जाता है, तो यहाँ क्वेश्चन के अंदर कौन सी फॉर्म है? x, y की फॉर्म है। x, y की फॉर्म है। तो देखिए जरा x, y इस प्रकार से है, किस प्रकार से है कि x और y हमेशा क्या होते हैं? वास्तविक संख्या होती है। x और y हमेशा क्या होती है? वास्तविक संख्या होती है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? जल्दी से आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। लाइव चैट के दौरान भी आप लिख सकते हैं और कमेंट बॉक्स के अंदर भी लिख सकते हैं। तो बताइए क्या ये होगा? नहीं होगा, क्योंकि ये जो संख्या है वो वास्तविक संख्या नहीं है। यहां पर ये वास्तविक संख्या नहीं है, यहां पर ये दोनों ही वास्तविक संख्या नहीं है। तो ए, बी और सी तीनों ही ऑप्शन नहीं होगा। चौथा ऑप्शन 3,4 इसका सही होगा, क्योंकि इसको हम लिख सकते हैं z बराबर 3 + 4 आयोटा। तो ये इस प्रकार से आप याद रखिएगा। बेसिक कॉन्सेप्ट इसी टाइप के होंगे और कंपटीशन में इसी टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। आगे चलते हैं। हम बात कर रहे हैं सम्मिश्र संख्या की, तो हमें यह भी तो पता होना चाहिए कि एग्जाम में किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। तो सम्मिश्र संख्या में 2-3 पॉइंट्स बनते हैं, इनके ऊपर 100% क्वेश्चन उसी के ऊपर बार बार बन रहे हैं। पहला तो है बिल्कुल आधारभूत सूत्रों के ऊपर, जो आधारभूत सूत्र है या गुणधर्म के ऊपर। ठीक है, ये डायरेक्ट क्वेश्चंस बनते हैं। फिर हमारे पास क्वेश्चन आता है द माइवर प्रमेय के ऊपर, द माइवर प्रमेय के ऊपर। ठीक है, और एक हमारे पास आता है कि जो सम्मिश्र संख्याओं का ज्यामिति निरूपण है, ज्यामिति निरूपण, इसके ऊपर बहुत ज्यादा क्वेश्चंस बन रहे हैं। पिछले एग्जाम्स में आप देखिएगा, अगर आपने अभी तक पेपर सभी डाउनलोड नहीं किए हैं तो टेलीग्राम ग्रुप में आपको सभी सेकंड ग्रेड के मैथ्स के पेपर मिल जाएंगे। ठीक है, हमारे टेलीग्राम से जुड़ जाइए जल्दी से। तो सम्मिश्र संख्या के जो ज्यामिति निरूपण है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहां से 100% क्वेश्चंस आते हैं। बच्चा या स्टूडेंट या जो भी तैयारी कर रहा है वो ये राइट कर सकता है आराम से, थोड़ा बहुत पढ़ेगा तो ये राइट कर लेगा। लेकिन यहां पर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ जाती है। तो आज के वीडियो में हम इसकी बात बिल्कुल भी नहीं करेंगे, हम बिल्कुल बेसिक आधारभूत सूत्रों की, गुणधर्मों की बात करेंगे। तो चलिए आगे चलते हैं। तो हमारे पास था कि सम्मिश्र संख्या किस प्रकार से लिखते हैं, तो सम्मिश्र संख्या को किस प्रकार से लिखा जाता है हमने देख लिया। अब हम बात कर रहे हैं कि सम्मिश्र संख्याओं का योगफल किस प्रकार से किया जाएगा। तो सम्मिश्र संख्याएं हैं हमारे पास, अगर a + i/b और z1 और z2 है हमारे पास c + i/d, तो इनका योगफल क्या होगा? z1 + z2। वास्तविक के साथ जुड़ेगा और काल्पनिक के साथ जुड़ेगा। ये चीज याद रखिएगा। यानी एग्जांपल ले लेते हैं, अगर मेरे पास z1 है 2 + 3 आयोटा, z2 है मेरे पास 5 + 7 आयोटा, तो z1 + z2 क्या होगा? z1 + z2 होगा 5 2 7 7 3 10 आयोटा। इस प्रकार से बिल्कुल बेसिक पॉइंट है, ज्यादा हेडेक लेने की जरूरत नहीं, बिल्कुल बेसिक सा पॉइंट है। अब आगे चलते हैं और देखते हैं। अब हमारे पास सम्मिश्र संख्याओं के योग के गुणधर्म। तो चलिए देखते हैं। पहला है क्रम विनिमय। नाम से पता चल रहा है क्रम विनिमय में क्या होता है। क्रम विनिमय होता है हमारे पास कि अगर z1 और z2 को जोड़े या फिर z2 और z1 को जोड़े, आगे पीछे लिखने पर, क्रम परिवर्तन करने पर योगफल में कोई भी अंतर नहीं आता है। साचर्य में तीन ले जाती है सम्मिश्र संख्या z1 z2 + z3, और ये बराबर होता है किसके? z2 + z3 और बाद में z1 के। बिल्कुल बेसिक से पॉइंट्स है। तत्समक
और प्रतिलोम, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जेड के अंदर हम क्या जोड़े कि हमें वापस जेड मिल जाए। जेड का मतलब सम्मिश्र संख्या मिल जाए। सम्मिश्र संख्या के अंदर हम क्या जोड़े कि वापस सम्मिश्र संख्या मिल जाए, तो वो क्या होगा, शून्य। अब यहां ध्यान रखिएगा, शून्य का मतलब है 0 + 0 आयोटा, ठीक है। तो क्यों, क्योंकि जेड हमेशा किस प्रकार से होता है, a + आयोटा b, a + आयोटा b। तो क्योंकि आगे चलते हैं प्रतिलोम। प्रतिलोम का मतलब है सम्मिश्र संख्या जेड के अंदर हम क्या जोड़े कि हमें शून्य मिल जाए, तो हम लिखेंगे माइनस का जेड। ये चीज याद रखिएगा। अब निरसन नियम क्या बोलता है कि अगर Z1 + Z2 है और Z1 + Z3 है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा Z2 = Z3। इस नियम को क्या बोलते हैं, निरसन नियम कहते हैं। तो इन नियमों के ऊपर ज्यादा क्वेश्चंस नहीं बनते हैं, लेकिन ये नियम काम आएंगे कहां, जब हम सम्मिश्र संख्या का ज्यामितीय निरूपण पढ़ेंगे, ठीक है। आगे चलते हैं। आगे हमारे पास गुणन। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि गुणन किस प्रकार से होता है, सम्मिश्र संख्याओं का गुणन। सम्मिश्र संख्याओं का गुणन, मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। तो देखते हैं, z = a + आयोटा b है, Z1 ले लिया, और Z2 ले लिया मैंने c + आयोटा d। तो हमें इसको गुणा करना है, Z1 × Z2। तो a + आयोटा b × c + आयोटा d। तो a c के साथ गुणा होगा, ठीक है। आयोटा ad, आयोटा bc प्लस आयोटा × आयोटा, आयोटा स्क्वायर bd। तो अब देखिए कि ac - bd लिख सकता हूं। क्यों लिख सकता हूं, क्योंकि आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, प्लस आयोटा कॉमन ले लिया, तो ad + bc। तो ये जो भाग हो गया वो आपके पास हो गया रियल, और ये आपके पास भाग हो गया इमेजिनरी, ठीक है। तो इस प्रकार से गुणा किया जाता है। आप चाहें तो एग्जांपल भी ले सकते हैं। एग्जांपल लेते हैं, अगर हमारे पास Z1 है 3 + 4 आयोटा और Z2 है हमारे पास 5 + 2 आयोटा। अगर हमें इसको गुणा करना है, Z1 × Z2 करना है, तो हम क्या लिखेंगे, 3 + 4 आयोटा और 5 + 2 आयोटा। तो गुणा करते हैं, 5 × 3 = 15 + 3 दूनी 6, 5 × 20 + 4 दूनी 8 आयोटा का स्क्वायर। ये हो गया 15। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, -1, तो 15 - 8, ये अपने पास 5 और 20 आयोटा होगा यहाँ पे। तो 20 और 6 हो गया हमारे पास 26 आयोटा। तो ये हो गया हमारे पास 7 + 26 आयोटा। तो इस प्रकार से आंसर आएगा। तो ये चीज याद रखनी है आपको कि किस प्रकार से मल्टीप्लाई करना है। अब इसके अंदर आप एक ध्यान रखिएगा कि अगर मैंने Z1 दे दिया 3 + 4 आयोटा और Z2 मैंने दे दिया 3 - 4 आयोटा, तो अब आप गुणा कैसे करेंगे, आप लिखेंगे 3 + 4 आयोटा और 3 - 4 आयोटा। गुणा कैसे करेंगे, आप इसको पूरा मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे सीधा सा फॉर्मूला लग रहा है a² - b² वाला, a + b और a - b, ठीक है ना। तो ये चीज याद रखिएगा, ये लगा सकते हैं, या फिर आप डायरेक्ट याद रख सकते हैं। डायरेक्ट क्या याद रखना है आपको, क्या याद रखना है कि अगर a + आयोटा b आता है और a - आयोटा b आता है, तो हम लिखते हैं a² + b²। ये चीज याद रखिएगा। जब हमारे पास a² - b² आता है तो a + b और a - b होता है। जब हमारे पास आयोटा आ जाता है तो हम डायरेक्ट a² + b² लिख देते हैं। तो यहां लिख देंगे 3 का स्क्वायर + 4 का स्क्वायर, 3 × 3 = 9 + 8 × 4 = 16, यानी कि आंसर 25 आ जाएगा, ठीक है। तो ये एक पॉइंट याद रखिएगा कि a + आयोटा b, a - आयोटा b सीधा होता है a² + b²। मैं डायरेक्ट आगे क्वेश्चंस के अंदर ये प्रॉपर्टी यूज करूंगा, तो अभी आपको ये याद रखनी है। मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है, ध्यान रखिएगा। हमारे पास है सम्मिश्र संख्याओं के गुणन के गुणधर्म। तो देखते हैं गुणन के गुणधर्म क्या बोलता है कि अगर Z1 और Z2 है, इनको मल्टीप्लाई करने पर हमेशा Z2 × Z1 लिख सकते हैं, क्रम परिवर्तन कर सकते हैं। साचर्य का मतलब पहले भी देखा था, Z1 और Z2 का ग्रुप बना के मल्टीप्लाई करें और बाद में Z3 के साथ गुणा करते हैं, या फिर Z1, Z2 और Z3 को इस प्रकार से गुणा करते हैं तो बात बराबर रहती है। अब बात आती है कि तत्सम अर्थ।
तत्सम क्या बोलता है कि किसी भी सम्मिश्र संख्या z को किससे गुणा करूं कि मेरे पास वापस z आ जाए, यानी कि सम्मिश्र संख्या आ जाए, तो वो हमेशा होता है 1। याद रखिएगा तत्समक गुणन क्या होगा, तत्समक याद रखिएगा, गुणन तत्समक क्या होता है, 1 होता है, ये चीज याद रखिएगा। अब बात कर रहे हैं प्रतिलोम की। z के साथ हम किससे गुणा कराएंगे हमें वापस 1 मिल जाए, तो वो होगा z इनवर्स। क्या होगा, z इनवर्स। z इनवर्स कैसे याद करते हैं वो हम आगे बात करेंगे। अभी आपको याद रखना है कि z इनवर्स क्या होता है, किसी भी सम्मिश्र संख्या का प्रतिलोम गुणन होता है या गुणन प्रतिलोम होता है। याद रखना गुणन प्रतिलोम, ये चीज क्या है, किसकी बात कर रहे हैं, गुणन के लिए बात कर रहे हैं, तो गुणन प्रतिलोम याद रखिएगा। अब आगे निरसन क्या बोलता है कि अगर z1 z2 है और अगर z1 z3 है, इन दोनों का मान बराबर आता है, तो हम लिख सकते हैं z2 बराबर z3। आगे आता है बंटनता। तो बंटनता क्या बोलती है कि z1 इस प्रकार से है कि z2 प्लस z3 है, यानी एक सम्मिश्र संख्या z1 है, z2 प्लस z3 के साथ योगफल को आगे गुणा करना है अपन को, तो क्या करेंगे z1 z2 प्लस z1 z2। ये बिल्कुल बेसिक सी प्रॉपर्टी है, इस टाइप की प्रॉपर्टी के बेस पे क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं। अभी हम एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे और इससे आपको आइडिया लगेगा कि क्वेश्चंस किस प्रकार से आता है। ये एग्जाम में आया हुआ है आपके आरपीएससी के अंदर, ठीक है। क्वेश्चन ये था कि 1 माइनस आयोटा की पावर n बराबर 2 की पावर n है, तो n का मान होगा, ये आरपीएससी एग्जाम में आया हुआ है, ठीक है। तो पहला ऑप्शन ले लेते हैं, n का मान 1 होना चाहिए। दूसरा ऑप्शन ले लेते हैं, n का मान 0 होना चाहिए। तीसरा ऑप्शन ले लेते हैं, n का मान 2 होना चाहिए। चौथा ऑप्शन ले लेते हैं हम, ठीक है, डी ले लेते हैं, n का मान -1 होना चाहिए। तो अब वहां पर कई बच्चे कंफ्यूज हो गए थे, कई स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो गए थे, क्या करें क्या नहीं करें। जिनको बेसिक प्रॉपर्टीज याद रहनी है, जिन्होंने ज्यादा क्वेश्चंस नहीं किए हैं, वो यहाँ पे इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। लेकिन आपके पास एमसीक्यू क्वेश्चंस आते हैं तो डायरेक्ट फटाफट आपको क्या करना होता है, n की वैल्यू यहाँ पुट करके देखो। n की वैल्यू 1 पुट करने पर 1 माइनस आयोटा इक्वल टू 2 की हो सकता है क्या, 1 माइनस आयोटा इक्वल टू 2 हो सकता है क्या, नहीं हो सकता। इसी प्रकार से n का मान -1 रखने पर ये हो सकता है क्या, नहीं हो सकता। n का मान 2 पुट करने पर ये हो सकता है क्या, नहीं हो सकता। तो आंसर क्या आएगा, n बराबर 0। रखिए 0, 1 माइनस आयोटा की घात 0 और ये हो जाएगा 2 की घात 0। तो 1 माइनस आयोटा की घात 0 क्या होती है, किसी भी संख्या की घात 0 हमेशा 1 होती है और किसी भी संख्या की घात 0 हमेशा 1 होती है। तो यहाँ पर दोनों का आंसर 1 बराबर 1 आ रहा है। इसका मतलब n का मान हम क्या रख सकते हैं, n का मान हम 0 रख सकते हैं। अगला टॉपिक है हमारे पास सम्मिश्र संख्या का संयुग्मी। अभी संयुग्मी, मापांक, इनका सबका ज्यामितीय निरूपण भी होता है, लेकिन अभी हम डायरेक्ट फॉर्मूला बेस पे क्वेश्चंस देख रहे हैं। सेकंड वीडियो के अंदर हम इनका ज्यामितीय निरूपण डिस्कस करेंगे। अभी मैं वो टॉपिक्स करा रहा हूं जो आपने 11वीं 12वीं में बुक्स में पढ़ रखा है। ज्यामितीय निरूपण पुरानी वाली बुक्स में था और आईआईटी की बुक्स में ज्यामितीय निरूपण पे बहुत ज्यादा अब क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, तो आपको ज्यामितीय निरूपण पे पूरा ध्यान देना है। उससे पहले आपको बिल्कुल बेसिक पॉइंट्स क्लियर होने चाहिए। तो संयुग्मी, अगर हमारे पास z है, अगर a प्लस आयोटा b, z आगे अगर हमारे पास a प्लस आयोटा b, तो उसका संयुग्मी होगा z बार। उसका संयुग्मी क्या होगा, z बार। उसको हम लिखेंगे a माइनस आयोटा b से, यानी कि काल्पनिक भाग का चिन्ह परिवर्तन होता है। काल्पनिक भाग का चिन्ह परिवर्तन करना है आपको, ठीक है, ये चीज याद रखनी है। अब यहां से एक बात पता चल रही है, यहां से आपको बहुत सारी चीजें पता चलेगी। अपन बात कर रहे हैं गुणधर्म की, इनके गुणधर्म की बात कर लेते हैं। तो क्या क्या हो सकते हैं और यहां से क्वेश्चंस बनने के बहुत ज्यादा चांस होते हैं। संयुग्मी और मापांक के अंदर से इनकी प्रॉपर्टी के ऊपर बेस पे क्वेश्चंस बनने के बहुत ज्यादा चांस होते हैं। देखते हैं कैसे। अगर मैं z और z बार को जोड़ देता हूं तो मेरे पास क्या आएगा, अगर z और z बार को जोड़ देता हूं यानी कि इनको जोड़ूं तो मेरे पास क्या आएगा, 2a आएगा। 2a का मतलब क्या है, 2 रियल पार्ट ऑफ z, ठीक है। अगर मैं z और z बार को माइनस कर देता हूं तो मेरे पास क्या आएगा, 2 आयोटा b आएगा। मतलब क्या है, 2 आयोटा इमेजिनरी पार्ट ऑफ z। अगर मैं इसको गुणा कर लेता हूं z इंटू z बार, तो क्या होगा देखिएगा, a प्लस आयोटा b
और a माइनस आयोटा बी क्या होगा, a माइनस आयोटा बी प्लस आयोटा बी अभी डिस्कस किया था, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये वैसे मॉड जेड के बराबर होता है, ये आगे बात करेंगे कि क्या होता है, अगले टॉपिक में पढ़ेंगे, अभी आपको याद रखना है। तो ये आप इनसे पता लगा सकते हैं। ये हमारे पास 3 प्रॉपर्टी है, पहली, दूसरी और तीसरी। इनके अलावा भी बहुत सारी प्रॉपर्टी अभी डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले एक क्वेश्चन लेते हैं जिससे आपको आइडिया लगेगा कि क्वेश्चन किस प्रकार से पूछा जा सकता है। अब एक क्वेश्चन देख लेते हैं कि सम्मिश्र संख्या z का संयुग्मी सम्मिश्र संख्या के बराबर है तो z होगा a पूर्णतः वास्तविक। तो इससे आपको आइडिया लगेगा कि प्रॉपर्टी बेस पे क्वेश्चंस कैसे पूछे जा सकते हैं। याद रखिएगा, पूर्णतः काल्पनिक, ठीक है। तीसरा सम्मिश्र संख्या, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो अभी तक जब मैंने क्वेश्चन लिखा तब तक आपको पता चल गया होगा कि आंसर क्या होगा। अगर आपको आंसर पता है तो जल्दी से आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। क्वेश्चन बोला है कि सम्मिश्र संख्या का संयुग्मी सम्मिश्र संख्या के बराबर है, यानी कि z बराबर है z बार। तो बताना है कि z क्या है, तो बताइए जल्दी से। सिंपल सा है, अगर आपको परिभाषा याद है कि z बार क्या होता है, z बार होता है काल्पनिक संख्या, जो काल्पनिक भाग होता है उसके चिन्ह को परिवर्तन करते हैं। तो अगर काल्पनिक भाग का चिन्ह परिवर्तन हो गया तो ये चीजें आपस में बराबर नहीं आ सकती। कैसे, देखिएगा। अगर मैं z बराबर a प्लस आयोटा बी लूं और z बार बराबर मैं ले लेता हूं a माइनस आयोटा बी, तो अगर मैं लिखता हूं कि z बराबर z बार, तो ये कब हो सकता है, जब ये दोनों चीजें नहीं हो। a बराबर ये होगा तभी होगा, यानी ये आयोटा बी नहीं होना चाहिए, ये चीजें नहीं होनी चाहिए। तो ये चीजें क्या होती है, ये होती है काल्पनिक भाग। तो काल्पनिक भाग क्या होना चाहिए, यहाँ पर 0 होना चाहिए। काल्पनिक भाग क्या होगा, 0 होगा। काल्पनिक भाग क्या होगा, 0। ऐसी सम्मिश्र संख्या जिसमें काल्पनिक भाग 0 हो जाता है, ऐसी सम्मिश्र संख्या जिसमें काल्पनिक भाग 0 हो जाता है, वो पूर्णतया वास्तविक संख्या होती है। ये आंसर होगा ए। ये आंसर क्या होगा, ए। तो इस प्रकार से याद रखिएगा, क्वेश्चन से प्रॉपर्टी पूछी जा सकती है कि z माइनस z बार बराबर 0। ये क्वेश्चन भी आ सकता है। तो इसका आंसर भी हमारे पास क्या होगा, इसका आंसर भी हमारे पास पूर्णतः वास्तविक संख्या ही होगी। तो इस प्रकार से आपको ये पॉइंट्स याद रखने हैं, ठीक है। ये नोट्स आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएंगे। आप साथ साथ में चाहे अपने नोट्स भी बना सकते हैं, वीडियो को देखते देखते अपने हाथ से भी लिख सकते हैं, और क्वेश्चंस आप साथ में सॉल्व कीजिए, जिससे आपकी ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस होगी, ठीक है। और आगे चलते हैं। तो आगे की प्रॉपर्टीज है हमारे पास कि z1 प्लस z2 का होल बार, इसको हम लिख सकते हैं z1 बार प्लस z2 बार। ये प्रॉपर्टीज आपको याद रखनी है, बहुत ज्यादा जगह काम आएगी। हम क्वेश्चंस करने वाले हैं बहुत सारे, उनके ऊपर ये लगने वाली है, ध्यान रखना। z1 इंटू z2 होल बार होता है z1 बार z2 बार। सादी प्रॉपर्टी हमारे पास कि z1 अपॉन z2 होल बार, बार मतलब संयुग्मी, पूरे का संयुग्मी, तो z1 बार अपॉन z2 बार। तो अभी अपन प्रॉपर्टीज देख रहे हैं, बिल्कुल बेसिक पॉइंट्स देख रहे हैं। धीरे धीरे अपन स्टैंडर्ड इसको इंक्रीज करेंगे। ऐसा ही नहीं कि पहली वीडियो में हम डायरेक्ट हाई डोज ले लें, यानी हाई लेवल के क्वेश्चंस ले लें, जिससे हमारा जो मनोबल है वो कम हो जाए। हमें अपना मनोबल बहुत ज्यादा स्ट्रांग रखना है, ठीक है। आगे चलते हैं। अगली प्रॉपर्टी है हमारे पास कि z बार की पावर n हो या z की पावर n का बार हो, ये दोनों भी इक्वल होते हैं। फिर हमारे पास है नववीं प्रॉपर्टी कि z बार का इनवर्स और z इनवर्स का बार, ये भी बराबर होते हैं। तो ये कुछ इसकी प्रॉपर्टीज है जो हमने लिखी है। अभी हम इनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस देखेंगे, एक दो क्वेश्चन देखेंगे, फिर अपन ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस करने की कोशिश करेंगे। वर्कशीट आपको टेलीग्राम ग्रुप के अंदर मिलने वाली है। तो अगर आपने अभी तक भी हमारा टेलीग्राम
चैनल या ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो जरूर कर लीजिए। आगे चलते हैं। अब क्वेश्चन है हमारे पास कि यदि z प्लस जेड बार बराबर 0 हो तो z होगा ए पूर्णतः वास्तविक, जल्दी से सोच लीजिए आप, जल्दी से, पूर्णतः वास्तविक, पूर्णतः काल्पनिक, अगला पॉइंट है दोनों, यानी कि ए व बी दोनों, और डी है इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। अब क्वेश्चन में क्या बोला, z प्लस जेड बार बराबर 0, तो z प्लस जेड बार बराबर 0। अब इसका मतलब क्या है कि अगर मैं z का मान लेता हूं a प्लस आयोटा बी और z बार का मैं मान लेता हूं a माइनस आयोटा बी, तो अगर z प्लस जेड बार करूं तो इसका आंसर क्या आना चाहिए, इसका आंसर 0 आना चाहिए। तो इसका आंसर 0 कब आएगा, आप देखिए फटाफट। अगर मैं इसको जोड़ता हूं तो आंसर कब 0 आएगा, जब ये चीजें यहां पर नहीं होगी। आप देखिए अगर इनको जोड़ो तो 0 आ जाएगा, यानी कि z पूर्णतया काल्पनिक संख्या होनी चाहिए, पूर्णतया क्या होनी चाहिए, काल्पनिक संख्या होनी चाहिए। आगे बात समझ में आपको, तो आंसर क्या होगा, बी होगा। तो इस टाइप से प्रॉपर्टी बेस्ड पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अगला टॉपिक देखते हैं। अगला टॉपिक है मापांक, मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, काल्पनिक संख्या का या सम्मिश्र संख्या का मापांक, वास्तविक संख्या का भी मापांक। तो अगर z हमारे पास है a प्लस आयोटा बी, z है हमारे पास a प्लस आयोटा बी, तो मॉड z क्या होगा, मॉड z यानी मापांक। इसका भी ज्यामितीय निरूपण है, ध्यान रखिएगा, वो हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। अभी हम सिर्फ फॉर्मूला बेस पे बात कर रहे हैं, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। तो इससे एक बात पता चलती है कि मॉड z का मान सदैव ही 0 और 0 से बड़ा होगा, सदैव ही क्या होगा, 0 और 0 से बड़ा होगा। एक एग्जांपल लेते हैं, आपको प्रॉपर्टीज भी उस एग्जांपल से याद हो जाएगी। देखिएगा क्वेश्चन ले रहे हैं कि z बराबर है हमारे पास 3 प्लस 4 आयोटा, 3 प्लस 4 आयोटा, तो मॉड z क्या होगा, मॉड z होगा अंडर रूट में 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। आयोटा को साथ में नहीं लेते हैं, ध्यान रखिएगा, मैंने सिर्फ यहाँ पे बी लिखा ना कि आयोटा बी। क्या आएगा, 3 दिया 9, 4 चौक 16, यानी कि क्या आ गया, अंडर रूट 25 का मतलब 5। मॉड z का मान क्या है आपके पास, मॉड z का मान आ गया 5। तो यहां से आपको और भी कुछ प्रॉपर्टीज याद हो जाएगी, कैसे, देखिएगा। ये हमारे पास पहली प्रॉपर्टी आ गई थी। दूसरी प्रॉपर्टी देखते हैं। दूसरी प्रॉपर्टी क्या बोलती है कि मॉड z का मान सदैव बड़ा और बराबर हो सकता है किसके, a के। देखिए a का मान क्या है, 3 है, यहाँ पे मॉड z का मान क्या आ रहा है, 5 है। बड़ा होगा और बराबर भी हो सकता है। अगर मैं यहाँ पे 5 ले लेता, सिर्फ 5 लेता, तो इसका आंसर भी 5 आता। तीसरा पॉइंट है कि मॉड z का मान बड़ा और बराबर होता है किसके, b के, ठीक है। ये a और b क्या है, a और b लिखे जा सकते हैं। a का मतलब क्या है, रियल पार्ट ऑफ z, b का मतलब क्या है, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z, ठीक है ना। तो इस प्रकार से आप ये कुछ पॉइंट्स याद रख सकते हैं। इसके आगे भी और है पॉइंट्स, वो देखते हैं। अगला पॉइंट है हमारे पास, तीन प्रॉपर्टी हमने देख ली थी, अब चौथी प्रॉपर्टी है कि किसी भी संख्या, सम्मिश्र संख्या का मापांक और उसके संयुग्मी का मापांक सदैव बराबर होता है। फिर है हमारे पास कि z1 और z2 इस प्रकार से लिखे गए हैं और उनका पूरे का मापांक मॉड z1 और मॉड z2 के इक्वल होता है, अलग अलग मापांक ले सकते हैं। फिर है z1 इंटू z2 है, तो इसका भी मापांक अलग अलग हम कर सकते हैं, ठीक है। अगला पॉइंट है हमारे पास कि मॉड z स्क्वायर हमेशा बराबर होता है z1 इंटू z बार के। हमने अभी देखा था पिछली पॉइंट में, यानी कि संयुग्मी के अंदर, कि a प्लस आयोटा बी और a माइनस आयोटा बी करते हैं तो बराबर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के। तो ये आपके पास z, ये z बार, और ये क्या है, मॉड z का स्क्वायर, ठीक है। तो ये आपके पास आ गया। अगली प्रॉपर्टी है हमारे पास
8वीं मॉड जेड की पावर एन इस प्रकार से लिखी जा सकती है। जेड की पावर एन का मॉड निकाले या मॉड जेड की पावर एन निकाले, बात बराबर होती है। अब हम कुछ प्रश्न देख लेते हैं इससे रिलेटेड कि अगर हमारे पास क्वेश्चन में दिया हुआ है कि मॉड ऑफ 3 + 4 आयोटा और यहां पर हमारे पास आ गया 1 + आयोटा, इसका मान ज्ञात करना है। तो इसका मान कैसे ज्ञात करेंगे? तो सिंपल सा है, हमें अगर प्रॉपर्टी याद है तो हम इसको अलग अलग कर लेंगे। 3 + 4 आयोटा बटे में लिख देंगे 1 + आयोटा। ठीक है, तो इसका निकाल देंगे मापांक, √3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, नीचे हो जाएगा आपके पास 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। यहाँ आयोटा नहीं लिखना, आपको याद रखना, गलती से भी अगर आयोटा लिख दिया तो फिर आंसर और ही आएंगे, ध्यान रखिएगा। तो 3 दिया 9 + 4 चौक 16, ये हो जाएगा अंडर के अंदर, ये भी अंडर के अंदर, 1 और 1 2 हो जाएगा। ये हो गया 5/√2। ठीक है, तो इस प्रकार से मापांक डायरेक्ट निकाला जा सकता है। अब एक अच्छा सा क्वेश्चन देखते हैं और देखते हैं कि आपकी जो ब्रेन की कैपेसिटी है वो कितनी एक्टिव है और कितना स्टोरेज आप रखते हैं एट प्रेजेंट। हमारे पास क्वेश्चन है जेड बराबर a + आयोटा b में यदि a is less than 0 और b is equals to 0 है तो मॉड जेड होगा ऑप्शन नंबर ए -a, b + a, c, b और d -b। तो देखिए सिंपल सा है, मॉड जेड की बात कर रहा है, इसने बोल दिया b तो 0 है, तो ये तो दोनों हो नहीं सकते। अब इन दोनों में से आंसर होगा और हमें पता है कि मापांक सदैव धनात्मक होता है। सदैव क्या होता है? धनात्मक होता है। तो अब बताइए इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है? क्या ऑप्शन ए सही है या फिर बी सही है? देखिएगा जल्दी से। तो यहां पर 70-80% लोग बोलते हैं सर ए सही है। क्यों सही है? क्योंकि देखिए आपने तो बोला है मॉड जेड ग्रेटर देन 0 होता है, इक्वल टू 0 होता है, तो ये देखिए धनात्मक है और ये ए ऋणात्मक है। तो यहां पर आंसर होगा -a। क्यों होगा? देखिएगा, अगर मैं z बराबर लेता हूं -4, z बराबर क्या लेता हूं? -4, तो जब मैं मॉड z निकालूंगा तो मेरे पास +4 आएगा। क्लियर है? +4 आएगा। सही है। तो यहां पर अगर मैं इसको लिखता हूं, देखिएगा कि z बराबर a + आयोटा b लिखूं, z बराबर क्या लिखूं? a + आयोटा b। तो a का मान क्या आ रहा है? -4 आ रहा है। a का मान क्या आ रहा है? -4। तो क्वेश्चन में बोला था मॉड z क्या होगा, तो -4 तो हमारे पास a का मान आया है। अगर a का मान मैंने यहां रखा तो मॉड z तो माइनस में आ जाएगा, लेकिन यहां रखा तो किस में आएगा? प्लस में आएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जिसमें हम थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चंस आपको बुक्स के अंदर नहीं मिलते हैं, जो आरबीसी बुक्स या एनसीईआरटी की बुक्स है। इस टाइप के क्वेश्चंस आपको एसआर सैनी के अंदर एलएस मैथ और एसआर सैनी दोनों का ही रिव्यू मैंने अपने यूट्यूब चैनल में डाल रखा है, आप जाकर वहां पर देख सकते हैं। तो आज का अपना टॉपिक यही खत्म होता है। कुछ हमने क्वेश्चंस किए थे, अगले वीडियो में हम कुछ ज्यादा क्वेश्चंस लाने की कोशिश करेंगे और इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस है, जैसे आप देख पा रहे हैं कि ये जो क्वेश्चंस है आपको मिलने वाले हैं हमारे टेलीग्राम ग्रुप के अंदर प्रैक्टिस क्वेश्चंस के तौर पर। ये 10 क्वेश्चंस कुछ है हमारे पास। ठीक है, इन 10 क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करना है, प्रैक्टिस करनी है। डाउट आता है तो हम ये क्वेश्चंस आपको यहां कराएंगे। ठीक है, तो बने रहिए हमारे साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।